हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आपकी फेवरेट सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है जी। आज डिस्कस होने वाले हैं जून 2025 प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल जो कि पूछे गए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के पेपर में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आपको इसे कर देना है लाइक और फटाफट से बढ़ जाना है हमारे आज के सवालों की तरफ। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर 25 और जून 26 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं जी। इन कोर्सेज का डेमो और प्रीव्यू आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो सवाल है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 टॉयज, द सेलिंग प्राइस पर टॉय इज रुपीज 500, वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 200 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 25 लाख। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब इस सवाल के अंदर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आपका 300 पर यूनिट का निकल जाएगा और टोटल कंट्रीब्यूशन आपको निकालना हो तो 300 इंटू 10,000 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसकी बात करें तो ये आपका 30 लाख का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बन जाएगा। ईबीआईटी की हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, इसमें से आपको फिक्स्ड कॉस्ट घटानी पड़ेगी 25 लाख की, तो आपका ईबीआईटी निकल कर आएगा कितना, 5 लाख का। तो अगर आपको निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज तो कंट्रीब्यूशन है जी 30 लाख का और आपका यहाँ पे ईबीआईटी है 5 लाख का। आप अगर सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम्स का ऑपरेटिंग लीवरेज निकल कर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, अ कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर्स, EBIT of the company is rupees 5 lakh and equity capitalization rate is 16%. Calculate the overall cost of capital. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालना है तो उसके फॉर्मूला में डेट और इक्विटी दोनों आते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय डेट कितना है डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी टोटल कैपिटलाइजेशन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन यानी कि डेट प्लस इक्विटी। तो ये फॉर्मूला प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जी। अब अगर आप इस सवाल को देखते हैं तो इस सवाल में आपके पास क्या जानकारी है, आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट है, टोटल डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी गिवन है, बट इक्विटी कितनी है ये नहीं बताया। ये बता देते तो बहुत आसान हो जाता। कोई बात नहीं, निकालते हैं। ईबीआईटी हमें दे रखा है 5 लाख का। अब देखो 5 लाख आपका ईबीआईटी है, इसमें अभी आपका डेट और इक्विटी दोनों का हिस्सेदारी है, दोनों का शेयर है इसके अंदर। तो इसमें से डेट वालों का शेयर निकाल दें जो कि आपका इंटरेस्ट है। तो 10% है जी 20 लाख का, 2 लाख डेट वालों का इंटरेस्ट है वो निकाल दिया। इक्विटी वालों के लिए बचा 3 लाख, कोई टैक्स की जानकारी नहीं है तो जीरो मान लेते हैं। अब 3 लाख इक्विटी वालों को मिल रहा है और इक्विटी वालों की रिक्वायरमेंट है 16% की। तो 16% करके 3 लाख आता है, तो टोटल इक्विटी कितनी होगी क्या आप बता सकते हो? 3 लाख डिवाइडेड बाय 16% कर दो तो निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट वुड कम आउट टू 18.75 लाख। तो अब इस जानकारी से हम अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट हमें पता है 10% की है, डेट हमारे पास 20 है, डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी आपका 20 प्लस 18.75 38.75 हो गया, प्लस इक्विटी, इक्विटी हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें पता है 16% की है, मल्टीप्लाई बाय इक्विटी जो कि 18.75 है डिवाइडेड बाय 38.75। तो अभी आपको इसे सॉल्व करना है जी। तो नीचे तो डिनोमिनेटर में 38.75 ही आएगा और ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा, इस तरफ हमारे पास 2 लाख आएगा जी। और इधर हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास क्या आएगा, 0.16 को 18.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही कहानी बन गई जो हमने यहाँ पे निकाला था। ये आपका 3 लाख निकल कर आएगा। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 38.75 लाख अगर आप करेंगे, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, बट सॉल्व करने के बाद लगभग आपका ये 12.9% का निकल कर आएगा और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्ड टू न्यू। तो बताइए जी इनमें से कौन सा सबसे पहले था और कौन सा बाद में आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक बार ऑप्शंस को हमारे पास,
तो इनमें से सबसे पहले जो हमारे पास था इट वाज कमोडिटी स्पीशी स्टैंडर्ड। ये ओल्डेस्ट स्टैंडर्ड है जिसमें बेसिकली हमारी जो करेंसीज है देवर बैक्ड बाय स्पेसिफिक कमोडिटीज, और ये कमोडिटीज आपके पास जरूरी नहीं है गोल्ड ही होगा, आपकी सिल्वर भी यहाँ पे हो सकती थी। तो कमोडिटी स्पीशी स्टैंडर्ड इसे यहाँ पे बोला जाता है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों का बोलबाला था। इसके बाद हम मूव कर गए गोल्ड के ऊपर। गोल्ड को स्पेसिफिकली हमने फोकस किया, गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ हम यहाँ पे मूव कर गए, जिसमें करेंसी की वैल्यू गोल्ड के साथ लिंक कर दी गई। इसके बाद हमारे पास आया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम, और यहाँ पे ये हमें देखने को मिला ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर। और लास्ट में हमारे पास आया जी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसमें आपकी जो करेंसीज है दे फ्लोट फ्रीली, डिमांड और सप्लाई के जो आपके फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट्स को। और ये सीक्वेंसिंग आपको देखने को मिल रही है BACD वाली, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहां पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं, एक आपकी डिस्काउंटिंग वाली होती है, एक नॉन डिस्काउंटिंग वाली होती है। डिस्काउंटेड का मतलब है कि यहाँ पे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जा रहा है। पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में करते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में कंसीडर नहीं किया जाता टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू में किया जाता है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई में भी किया जाता है। और इसीलिए हमारे आंसर में सी, डी और ई आएंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC Limited issued 2010% preference shares of ₹100 each at ₹95. Calculate the cost of preference shares. अब इन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया गया, अब कोई जानकारी नहीं दी गई कितने सालों के लिए इशू किया गया, तो हमें इन्हें इररिडीमेबल मानना पड़ेगा क्योंकि रिडम्पशन को लेकर तो कोई जानकारी दी नहीं रखी। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कैसे निकलेगा, ऊपर आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड और आप इसे डिवाइड कर दोगे आपके नेट प्रोसीड से, इशू प्राइस से आप इसे डिवाइड कर दोगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पे 10% देना पड़ रहा है 100 रुपए के शेयर पे, तो 10 रुपए आपका डिविडेंड हो गया, इशू प्राइस आपका 95 है, परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। और इसे प्यारे दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे 5 से काट लेना, 219 आ गया, 200 डिवाइडेड बाय 19 आ गया, और इसे आप सॉल्व करोगे तो इट वुड बी अराउंड 10.5%, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए जी, तो अगला सवाल आपका सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। इन विच ईयर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशंस वाज इशूड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने कौन से साल में ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशंस इशू करी थी। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आप जानते हैं सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, और इसको लेकर सेबी ने अलग से रेगुलेशंस भी बनाई थी, और ये तो फैक्चुअल चीज है जो याद ही करनी पड़ेगी। ये रेगुलेशंस 2009 में आई थी, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। चलिए जी, तो सवाल है अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन थ्योरीज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जी, ओल्ड टू न्यू आपको अरेंज करना है, कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आई थी ये आपको बताना है। देखो जी, इन थ्योरीज में आप सबसे पहले बात करेंगे तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी आपकी सबसे पुरानी है, सबसे पहले आई थी, जिसमें हमारा फोकस होता था कि ट्रेड बढ़ाओ और उससे वेल्थ एक्यूमुलेट करो, अपना सोना बढ़ाओ, सोना चांदी ज्यादा बढ़ाओ। तो ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी सबसे पहली थी। इसके बाद आपकी आई जी एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, और ये कंपैरेटिव एडवांटेज हमें यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में देखने को मिल रही है। ये थ्योरी आपकी डेविड रिकार्डो ने दी थी। इसके बाद हम चले गए, हम आगे बढ़े हमारी नियो क्लासिकल थ्योरीज की तरफ। देखो ये तो हमारे पास क्लासिकल में आ गई, नियो क्लासिकल में हमारे पास आती है हेक्सर ऑलिन थ्योरी, जिसे फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, ये इसके बाद हमें आती हुई देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट में मॉडर्न थ्योरीज हमारे पास आई, जिसमें आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी यहाँ पे आ जाती है। और इसीलिए प्यारे दोस्तों ये यहाँ पे आपका ऑर्डर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ABDC। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग इन करेक्ट ऑर्डर। तो मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग के स्टेप्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे लगाना है। एस्टिमेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, डिटरमाइन नेट इन्वेस्टमेंट आउटले, अप्लाई एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक, आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट।
अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई भी कैपिटल बस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के क्या कैश इनफ्लोज हैं और क्या कैश आउटफ्लोज हैं, तो ए और बी ही आपके पहले आएंगे। इसके बाद आपके सी और डी रहेंगे। सी और डी में भी देखते हैं। सी और डी में आप पहले डिस्काउंट रेट आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डिस्काउंट रेट आपको यूज करना है, और फिर उस डिस्काउंट रेट को अप्लाई करेंगे। आपका एनपीवी आईआरआर जो भी आप टेक्निक लगाना चाहते हैं उस टेक्निक को अप्लाई आप फाइनली कर देंगे। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा भैया, बी और ए पहले आएंगे, उसके बाद आपका डी आएगा, फिर सी आएगा, और ये चीज आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रही है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कंसेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी एन्युटी। देखो अगर हम बात करें प्रेजेंट वैल्यू की, कि आपको आज की वैल्यू निकालनी है, आपको फ्यूचर की कैश फ्लो दे रखी है, तो फ्यूचर की कैश फ्लो को डिवाइड करेंगे आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर से, कंसीडरिंग द टाइम पीरियड, तो ये आपका कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर टी से मैच हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड से मैच होगा। ऐसे ही अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, आपको आज की वैल्यू दे रखी है, तो आज के कैश फ्लो को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके जो कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट का रेट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, तो ये आपका ऐसे मैच हो जाएगा। अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए आपको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर चाहिए होगा, जो कि आपका एफ वी आई एफ ए बनेगा जी। और ऐसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर चाहिए होगा एन्युटी का, तो ये बेसिकली आपका इसमें आ जाएगा पीवीआईएफ में। तो अगर मैचिंग यहाँ पे हम बनाएंगे तो A2 B1 C4 D3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। मेरे ख्याल से तो सवाल बहुत ही आसान ये बनाया गया है। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है, अ कंपनी होल्ड्स रॉ मटेरियल फॉर 60 डेज, इट गेट्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर फॉर 15 डेज, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 15 डेज, finished goods are held for 30 days and 30 days is credit is given to debtor, calculate the total working capital cycle। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आपको ऑप्शंस भी कुछ दे रखे हैं। देखो इस वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या आएगा, रॉ मटेरियल आपने खरीदा, उसे अपने पास कितने दिन रखा, 60 दिन रखा। इसके बाद आपने प्रोडक्शन में डाला और प्रोडक्शन में 15 दिन लग गए, और फिर सामान प्रोड्यूस हो गया, फिनिश गुड्स बन गए, पर फिनिश गुड्स आपके पास 30 दिन तक पड़े रहते हैं, फिर बिकते हैं, और बिकने के बाद आप 30 दिन का क्रेडिट देते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो आपकी पेमेंट कर दें। तो यहाँ पे ये आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल तो आपने बना लिया, बट आप देखेंगे इसको ऐड करके कि आपका कोई आंसर नहीं निकलेगा। ये आपका टोटल करेंगे तो 135 डेज आएगा। आंसर क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे इसमें से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। आपको क्रेडिट मिल रहा है आपके सप्लायर से, आप अपने सप्लायर को लटकाते हैं, 15 दिन बाद पेमेंट करते हैं, तो वो आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल को थोड़ा सा कम कर देता है, और ये आपका 120 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सवाल है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 में आपके कैपिटल बजटिंग के मेथड्स हैं, और लिस्ट 2 में है उनकी डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमारे पास है एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज जो है आप उसे माइनस कर देते हैं, आपका एनपीवी निकल जाता है। आईआरआर, आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे आपका एनपीवी 0 होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक रेशो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लोज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड वो पीरियड है जो आपको लगता है टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो ये मैचिंग इस तरीके की यहाँ पे बनेगी, और इस मैचिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब सवाल है जी, अरेंज द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए क्या स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब देखिए जी, आपको एक पोर्टफोलियो है, उसमें मल्टीपल सिक्योरिटीज होंगी, जैसे ए और बी दो सिक्योरिटीज हैं उसके अंदर, और मान लीजिए ए का जो वेटेज है वो 60% है और बी का जो वेटेज है वो 40% है। ए का जो रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो 10% का है, और बी का जो है वो 8% का हमें देखने को मिल रहा है। अभी आपको इस पूरे पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को पकड़ना है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जो है उनके वेट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज ये हैं और ये इनके वेट हैं। फिर वेट को उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, 60 को 10 के साथ, 40 को 8 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6% और 3.2% बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर इन वेटेड रिटर्न को ऐड करना है, ये 9.2% आ गया,
तो ये आपने वेटेड रिटर्न को ऐड कर दिया और ये जो ऐड करके आपके पास फिगर आई, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो हमारी फाइनली कंप्यूट हो गई। तो CABD यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर यहां पे हमारा बनेगा। According to theory, Modigliani-Miller theory, the market price of the share will change after payment of dividend, change after payment of interest and tax, will change due to market fluctuations, remains unchanged even after the payment of dividend. जो थ्योरी है ये हमारी डिविडेंड इररिलेवेंस के अंदर आती है, यानी कि डिविडेंड दो या ना दो उससे शेयर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। When NPV and IRR, NPV आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल बस्टिंग के दोनों इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। Give different rankings. Which of the following problem is the cause of disparity that arises when initial investment in mutually exclusive projects is different? मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और बी। एनपीवी कह रहा है प्रोजेक्ट ए करो और आईआरआर कह रहा है प्रोजेक्ट बी करो, और ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है उसका कारण भी बताया। कह रहे जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में डिफरेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कैसे है? तो ए के अंदर आपको इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 50 लाख की है, और बी के अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लेट सपोज वो 10 लाख की है। तो इस वजह से ए के जो प्रोजेक्ट है वैसे ही उसका एनपीवी ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके कैश फ्लो ज्यादा आएंगे, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप एनपीवी निकालोगे ज्यादा आएगा। बी का जो है इनिशियल आउटफ्लो कम है, बट हमने परसेंटेज टर्म्स में निकालना है, तो परसेंटेज टर्म्स में जो फिगर है हो सकता है आईआरआर में यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाए। तो ये डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल आउटले आपका डिफरेंट है, इस वजह से डिफरेंस आ गया। तो दिस इज रेफर टू एज अ साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, कि दोनों प्रोजेक्ट का साइज अलग अलग है, बी छोटा प्रोजेक्ट है, ए बड़ा प्रोजेक्ट है, साइज अलग अलग है, इस वजह से ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टम डिजाइन्ड। गलत है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका कस्टम होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका कस्टमाइज यहाँ पे नहीं होता है। बाइंग अ पुट ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू बाइंग इंश्योरेंस। तो बाइंग अ पुट ऑप्शन का मतलब है कि आप राइट टू सेल खरीद रहे हो, आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी, कोई शेयर खरीदा, आपको डर है कि इसका दाम गिर ना जाए, तो आप पुट ऑप्शन ले लेते हो जिसमें आप अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर लेते हो कि इस दाम पे मैं इस शेयर को बेचने वाला हूं। तो अब एक तरीके से आपका इंश्योरेंस हो गया कि मार्केट में दाम गिरेंगे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो एक तरीके से अपना प्राइस बेचने का यहाँ पे फिक्स कर लिया। तो आप इसे इक्विवेलेंट टू बाइंग इंश्योरेंस बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी इज नॉट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ सिक्योरिटी। देखो जी, कॉस्ट ऑफ कैरी बेसिकली कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ सिक्योरिटी निकालने का ही एक तरीका है, कि आप देखते हैं कि अगर आप किसी सिक्योरिटी को अपने पास होल्ड करते तो उसका क्या कॉस्ट आपके पास आता। तो आप अगर किसी भी एसेट को होल्ड कर रहे हैं तो उसमें आपका स्टोरेज कॉस्ट है, इंश्योरेंस का कॉस्ट है, इंटरेस्ट का कॉस्ट है, बहुत सारे कॉस्ट इनकर हो सकते हैं। तो इसे ही बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैरी बोला जाता है, और इसीलिए सी वाला पॉइंट तो सही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस इज कॉल्ड द बेसिस। तो किसी भी सिक्योरिटी का एक आज का स्पॉट प्राइस होगा और एक फ्यूचर का प्राइस होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसे यहाँ पे बेसिस बोला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट इट्स एक्सपायरेशन डेट। ये गलत है, क्योंकि यूरोपियन ऑप्शन जो है वो एक्सपायरेशन डेट पे आप एक्सरसाइज करते हो, अमेरिकन ऑप्शन को कभी भी एक्सरसाइज यहाँ पे किया जा सकता है, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट बचते हैं वो बी और डी ही बचते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। Which of the following statements are true? Preference capital represents a hybrid form of financing. तो ये हाइब्रिड है डेट और इक्विटी के बीच में, बिल्कुल सही है। प्रेफरेंस कैपिटल कैरीज डेफिनेट लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखो डेफिनेट लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे नहीं है, अगर प्रॉफिट होंगे तो इनको डिविडेंड वगैरह मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो डेफिनेट कहना तो गलत है। रिटेन्ड अर्निंग रिप्रेजेंट द प्रॉफिट्स फ्लोड बैक इन द बिजनेस। तो बिल्कुल जी, रिटेन्ड अर्निंग वही प्रॉफिट्स हैं जो आपने बिजनेस में रिटेन कर लिए, फ्लो बैक कर लिए शेयर होल्डर्स को, नई डिविडेंड की फॉर्म में बांटे। डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी कैपिटल आर दैट इट रिप्रेजेंट्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये तो बेसिकली आपके पास इक्विटी कैपिटल का एक एडवांटेज होगा, ना कि डिसएडवांटेज। और यहाँ पे इसीलिए ये डी वाला पॉइंट हमारा सही नहीं है। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो उसका एक एडवांटेज है कि उसका एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पे मिल रहा है।
इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट टू क्लेम ओवर एसेट्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अब देखो जी, ये वाले पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एसेट्स तभी मिलेंगे अगर लिक्विडेशन में कुछ उनके लिए बचता है। अगर कुछ बचता है तो यस दे हैव अ राइट टू क्लेम, अगर कुछ नहीं बच रहा है तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इसमें 100% क्लैरिटी अपने को नहीं हो रही है, बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको इनमें से कोई दो ही चूज करने हैं, और दो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ए वाला और सी वाला, ये ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सो ए और सी जो है हमारे आंसर में आने चाहिए। सो करेक्ट आंसर हमारे पास ए एंड सी ओनली यहां पे बनेगा। चलिए, तो अब हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ मर्जर। तो मर्जर हो रहा है, दो एंटिटीज एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, तो उसके हमारे पास यहाँ पे कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जी। तो अगर हम फायदों की बात करें, एडवांटेज ऑफ मर्जर की बात करें, इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। अब दोनों एंटिटीज मिल चुकी हैं, ए और बी आपस में मिल गए, तो ये कंबाइंड एंटिटी का मार्केट शेयर तो बढ़ जाएगा। सिनर्जी बेनिफिट्स भी इनको मिलेंगे कि मिलकर वो और ज्यादा काम कर पाएंगे, एक और एक को 11 बना देंगे, दिस इज सिनर्जी बेनिफिट। डाइवर्सिफिकेशन, देखो जी, अभी ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, तो एक दूसरे के जो काम है उनका फायदा उठाएंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, डाइवर्सिफाइड काम यहाँ पे करेंगे, तो एक तरीके का फायदा यहाँ पे मिल सकता है। इंक्रीज्ड कंपटीशन, अब देखो दोनों एंटिटीज का मर्जर हो गया, तो क्या इससे यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होगा? कंपटीशन तो डिक्रीज हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर पहले ए और बी आपस में कंपीट कर रहे होंगे, बट एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो अब कंपटीशन तो इन्होंने खत्म ही कर दिया, तो कंपटीशन तो इंक्रीज नहीं हो रहा, खत्म हो रहा है यहाँ पर, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा, दिस इज नॉट द एडवांटेज ऑफ मर्जर। चलिए, तो अभी सवाल है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? ऑप्शन है, द फी रिक्वायर्ड टू सेल स्टॉक यूजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द अमाउंट यू पे टू बी एन इन्वेस्टर, the required rate of return to appease the supplier of a certain kind of funding to be utilized in the organization, sum required to finance a specific purchase। देखो, कॉस्ट ऑफ डेट होता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है हमारे पास। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, हम कहते हैं जी 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो इसका मतलब है इक्विटी वालों को 12% रिटर्न चाहिए, उनको है कि कम से कम 12% रिटर्न आप हमें कमा कर दें। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू अपीज द सप्लायर ऑफ फंडिंग। सप्लायर ऑफ फंडिंग यहाँ पे कौन हो गए? इक्विटी हो गए, कि इक्विटी को इतना रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बना? ऑप्शन नंबर 3 का बना। अरेंज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर आप स्टेप्स जो फॉलो करते हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जा रहा है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई, कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आपने एक बार अपॉर्चुनिटीज देख ली कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बेसिस पे आपको लग रहा है कि यार मेरे करने वाली जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो कुछ ये 2-4 बच रही हैं, तो आपके करने वाली इन्वेस्टमेंट्स को आपने जो है ना यहाँ पे क्या कर लिया? असेंबल कर लिया अपने पास। अब असेंबल कर लिया आपने कि यार मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, ये मैंने असेंबल कर लिए। अब इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। अब एक चूज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। आप चूज करेंगे, कोई टेक्निक लगाएंगे और उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सा करना है। तो जोन सा भी आपने करना है, जैसे आपने कहा प्रोजेक्ट 2 मेरे को करना है, फिर प्रोजेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आप अपना कैपिटल बजट यहाँ पे तैयार करेंगे और अपना पैसा प्रोजेक्ट 2 में लगा देंगे, प्रोजेक्ट को बेसिकली आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे, और ये सीक्वेंसिंग प्यारे दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर सेंट्रल टू द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास है, जो बताती है कि मैनेजर्स जो है उनको पैसा चाहिए होता है, तो एक ऑर्डर फॉलो करते हैं कि इस ऑर्डर में हम पैसा रेज करेंगे। सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को, फिर इस्तेमाल करेंगे डेट का, और लास्ट रिजॉर्ट होगा कि हम नए इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे। तो इस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है एज पर पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। बताइए जी, आपको assumptions बतानी है। मैनेजर्स हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फर्म्स वैल्यू देन इन्वेस्टर्स। तो कहा गया जो मैनेजर्स होते हैं ना,
वो इंटरनल लोग हैं और उनको जानकारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड इन्वेस्टर्स। ये बात बिल्कुल सही है इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। और बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असिमेट्रिक का मतलब है कि मैनेजर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और इन्वेस्टर्स के पास कम इंफॉर्मेशन है। इशूइंग इक्विटी इंडिकेट्स द करंट शेयर प्राइसेस ओवर वैल्यूड। देखो जी, यहाँ पे अगर मैनेजर्स को लगता है कि कंपनी के शेयर का दाम मार्केट में ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है, तो वो कहेंगे बढ़िया है जी, मार्केट में और शेयर इशू करो, क्योंकि हमें ज्यादा दाम पे शेयर जो है वो बिक जाएंगे, ज्यादा दाम पे हमें पैसे मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, तो इक्विटी को इशू करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि मार्केट में शेयर अंडर वैल्यूड है, तो उस केस में वो नई इक्विटी को इशू करना पसंद नहीं करेंगे। तो सी वाला assumption कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है। फर्म्स ऑलवेज एम फॉर वेल डिफाइंड डेट इक्विटी रेशो, तो ऐसा कोई रेशो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बस एक ऑर्डर जो है उसे फॉलो किया जाता है। इक्विटी इज चीपर देन डेट एज अ सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, तो ऐसा भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा जाता। तो इसीलिए हमारे जो आंसर में पॉइंट्स आएंगे वो ए और बी तो आएंगे, और इनके साथ साथ प्यारे दोस्तों हमारे पास सी आएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब सवाल है बहुत ही छोटा सा। फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व्स procurement of finance only, expenditure of funds only, safe custody of funds only, procurement and effective utilization of the funds। तो आपके फाइनेंस फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं। एक तो पैसे को लेकर आना है, पैसा अपने पास लाना है, प्रोक्योर करना है, और दूसरा उस पैसे को फिर खर्च भी करना है, यूटिलाइज भी करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी इसमें आ जाता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए तो अभी सवाल है हमारे पास मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखी है। लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स हैं और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन है। ये बेसिकली बॉन्ड से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले है आपका पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब है कि जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है वो उसकी पार वैल्यू होगी, तो ये तो आपका 4 से मैच होगा। मेच्योरिटी पीरियड, कितने सालों के बाद बॉन्ड मेच्योर होगा, उसकी रीपेमेंट करी जाएगी, तो ये जो आपका मैच होगा ये सेकंड से मैच होगा। नंबर ऑफ इयर्स आफ्टर विच द वैल्यू इज पेबल टू बॉन्ड होल्डर। कूपन रेट, ये बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो होगा, तो ये आपका 1 से मैच हो जाएगा। एंड प्रीमियम, अगर आप बॉन्ड को उसकी पार वैल्यू से, फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेच रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो ये आपका प्रीमियम हो जाएगा, एंड ये आपका 3 से मैच यहाँ पे होगा। एंड करेक्ट मैचिंग इसीलिए यहाँ पे जो बनेगी वो ऑप्शन नंबर 4 की प्यारे दोस्तों बन जाएगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा यूजीसी नेट 2025 जून एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।